दुल्हन हॉट, एक कुरूप, भाग 2। दिखने में तो सुंदर लग रही है। कोई दाग धब्बा तो नहीं है ना शरीर पर? सुनकर कई सवाल मन में भर आए। वो बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही है और जीजी को उस घर में क्यों लेकर आए हैं? वही पता चला। औरत का नाम रेवती है, जो उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देखभाल करके ही लाई हूँ इस मालिक की इस नई रखेल को। मालिक को भी यही भाई है। अब आप समय दिखवा लें अपने गुरु महाराज से, कब किस घड़ी और किस नक्षत्र में इसे मालिक के साथ कमरे में भेजना है। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ही मेरी दुनिया बदल गई है। वहाँ उठने बैठने, खाने पीने से लेकर रहन सहन, बात करने का तरीका सब बिल्कुल दूसरी दुनिया का लग रहा था मुझे। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उस बुढ़िया औरत की आवाज सुनाई, जो फोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसा ही किया गया है। दुल्हन वाले हाट से छोरे के वास्ते लड़की चुनकर घर आ गई है। आप अब सही समय देखकर बता दो किस समय दोनों का मेल होना सही रहेगा। सुनकर मैंने जीजी की ओर देखा, जो मेरे साथ ही घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था वह किस बारे में बात हो रही थी। कुछ देर बाद कर बूढ़ी औरत ने फोन रख दिया और रेवती से उसे कमरे में ले जाने को कहा। मैं भी जीजी के साथ जाने लगी तो मुझे वही खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी औरत को सुनकर ही मन डर गया। मुझे यहाँ क्यों रोक लिया गया? मैं वही एक और सिमट कर खड़ी रह गई। ये जो मेरी अबूझ पहेलियां की शुरुआत भर दी थी, मैं वही खड़ी थी। नजर एक बार फिर साथ आए व्यक्ति पर पड़ी, जो अभी भी मुझे ही घूरे जा रहा था। उसके चेहरे के भाव को देख मन सहम गया मेरा। उस बूढ़ी औरत के कहने पर जो व्यक्ति वहां से चला गया और मैं वही खड़ी रह गई। कुछ देर बाद रेवती फिर से आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए कानों में जीजी की चीख सुनाई पड़ रही थी, जिन्हें सुन मैं उनके पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन रेवती ने मुझे रोक दिया। नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई जीजी के पास जाने देने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया था। बात बात पर झपटना, गलती होने पर समझाने की जगह हाथ उठा देना, घर के सारे काम करवाना रोज का काम हो गया था मेरा। धीरे धीरे वहां रहने से डर लगी थी। मैं और मेरी जीजी को दोनों की दुनिया वही चाहर दीवारी बन गई थी। महीनों हो गए थे घर में रहते हुए भी मैं मेरी जीजी से नहीं मिल पा रही थी। उनके बारे में कुछ खबर नहीं थी मुझे, वो कैसी है। उनके कमरे में जाने की मुझे मनाही थी। एक दिन मैं घर पर कार्य कर रही थी, तभी मेरी निगाह दूर से घूर रही दो आंखों पर पड़ी। वासना से भरी उन आंखों को मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। कुछ देर ताकते रहने के बाद वो आंखें वहां से चली गई, लेकिन मेरा मन सहम गया। उस दिन एक बार फिर रेवती मेरे पास आई थी और मुझे बना संवरने लगी। उस समय तक इतना तो मुझे समझ आ गया था कि ये बनाव श्रृंगार यूं ही तो नहीं किया जाता है, इसके पीछे भी कोई न कोई वजह जरूर रहती है। मेरी जीजी को भी यूं ही बनाव श्रृंगार कर यहाँ लाया गया। इसके बाद से उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हिम्मत कर मैंने रेवती से इस बारे में पूछा तो रेवती ने मुझे झपटते हुए कहा, तुम छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना उचित नहीं है। मैं चुप रह गई। नहीं समझ आया मुझे क्यों उचित नहीं है हमारा सवाल पूछना। और ये छोटा बड़ा तो घर ही होता है, इंसान तो एक ही जैसा होता है। वही हाड़ मांस का चमड़ी में लिपटा हुआ, जिसके रगों में लाल खून ही बहता है। तो छोटे बड़े इंसानों में जब सब चीजें एक जैसी होती है, तो फिर ये घर छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ जाना है। नहीं जवाब मिले मुझे और मैं चुप रह गई। कुछ देर के बनाव श्रृंगार के बाद रेवती मुझे भी एक कमरे में ले जाकर छोड़ आई। उसके इस कदम से मैं सहम गई। जीजी के साथ भी ऐसा ही किया गया था और अब मेरे साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। एक 11 बरस की लड़की, जिसे कभी किसी ने सही गलत नहीं समझाया, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, उसे कैसे समझ आता अगले कुछ पलों में उसकी अस्मिता पर प्रहार होने को है। खेलने पढ़ने की उम्र में उसे जीवन की विभत्स्य रूप देखने को मिलेंगे। बनी ठनी में कमरे में रखी चीजों को देख रही थी, जो उस घर में रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नर्म बिस्तर, उसके एक और रखी
कांच की बोतलें जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था। बोतल के पास रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाजा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर चला आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। डर के कारण कदम पीछे हटने लगे और वो चेहरे कुटिल हंसी रखे हुए आगे बढ़ने लगा। सहम गया था मन मेरा। अगले ही पल मैं उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना रखेलों की किस्मत में कहाँ था। कसमसा कर रह गई मैं। 11 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दंश झेला मैंने। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो बेसुध हो गई मैं। जब आंख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कंबल में लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ देख मन सहम गया। बदन दर्द कर रहा था। जैसे तैसे उठकर बैठ गई। खुद पर नजर डाली तो सवस्त्र उन्हीं दुल्हन वाले वस्त्रों में पाया। कहाँ थी मैं, कैसे पहुंची यहाँ तक? सवालों की जड़ी मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई मैं रेल की उस बोगी में बैठी हुई यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरी किस्मत न जाने किस गुमनाम मंजिल की तलाश में निकली थी जो रूठ चुकी थी। खगड़ियों से लाकर किस्मत ने दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था और भूख प्यास के कारण जवाब देता जा रहा था। जान न पहचान, मंजिल का ठिकाना नहीं। निरह अकेली भीड़ में चलती हुई मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं थी क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई कितनी गई और मैं वही बैठी उन्हें जाते हुए देखती रही। पास ही पानी की टंकी थी, सो पानी पिया तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़ वही बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वही बैठ चारों ओर देख रही थी, उस उम्मीद से शायद ईश्वर किसी रहनुमा को भेज दे मदद के लिए। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी ने हाथ में पकड़ा सफेद रुमाल झटका और मैं मूर्छित होती चली गई। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर बड़े से घर में पाया, जहां फिर सजी सवरी महिलाएं दिखाई, जिन्हें देख इतना तो समझ आ गया कि मैं एक बार फिर ऐसी जगह पर हूँ जहाँ लड़कियों को सजा संवार कर एक कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती है। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी सवरी मुखौटे वाली लड़कियों में हो चुका था। मन उस विभत्स्य दुष्ट को याद कर सिहर गया और मैं वहां से भागने के बारे में सोचने लगी। इतना सरल नहीं था वहां से निकलना। चारों ओर देखती हुई मेरी नजर घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देख उम्मीद से भर गई। शायद यहाँ से भाग सकूं मैं। सबके सोने का इंतजार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पर भी वहाँ की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी। कुछ और रास्ता ढूंढने लगी निकलने के लिए। कुछ समझ नहीं आया तो अपनी किस्मत समझ उसे स्वीकार कर बैठ गई। अभी इतनी उम्र नहीं थी, सो मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाएं सीखने के लिए भेजा जरूर जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियों भी थी, मेरी ही तरह मजबूरी में वहां थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती गई। उसी समझ के साथ वहां से एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब बड़ी लड़कियां अपने कार्य पर थी और मैं उनके साथी लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहां से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे लेकर जा रही थी, लेकिन कहाँ इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में ही डुबकी रही। आसपास कोई नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैंने झांक कर देखा था, गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नजर सामने से आती हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन फिर आशंका से भर गया और मुझे खांसी आ गई, जिसे सुन उसने झटके से गाड़ी रोकी और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैं डरी सहमी सी एक कोना पकड़ ली थी। उसने मेरी हालत देख शायद अनुमान लगा लिया था, या कहा जाए उसकी पारखी नजरों का कमाल था, जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला और कोई नहीं, मिस नीलिमा थी। मुझे देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत बैठे रहने को कह
उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 1.5 सालों में इतना कुछ देख और अनुभव कर लिया था, किसी पर सहज भरोसा नहीं होता था। मन में विचार आ रहा था, मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में ही फंसने जा रही हूँ। एक अकेली किशोरी के लिए जीना इतना आसान कहाँ था। मैं वही बैठी हुई गाड़ी के रुकने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो नीलिमा जी मुझे एक जगह लेकर आई जहाँ मेरे जैसे ही और भी बच्चे थे। मुझसे न डरने का कहते हुए मिस नीलिमा मुझे वहां से एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाजा देखते ही मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मेरे मनोदशा को समझते हुए नीलिमा जी मुझे वही पास ही पड़ी बेंच की ओर ले गई और मुझसे वहां बैठने का कह खुद भी वहां बैठ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मिस नीलिमा मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पर हाथ रख इतने धैर्य और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस नीलिमा मेरी परेशानी समझ उस जगह के बारे में बताने लगी थी। वही पता चला तो एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वो बच्चे वहां रहने आते थे जो कम उम्र में किसी न किसी अपराध में लिप्त थे, जिन्हें वहां भेजकर सही गलत की शिक्षा दी जाती थी। मिस नीलिमा वहां की एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने आती थी और उनके साथ समय व्यतीत कर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वही बैठी हुई सब समझने की कोशिश कर रही थी। मिस नीलिमा मुझसे काफी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। कभी वो मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में भी बता रही थी। वहां खाना खाने का समय हुआ तो सब बच्चे वहां से एक पंक्ति में जाने लगे। मिस नीलिमा मुझे भी वहां से उनके साथ ही ले गई और भोजनालय कक्ष में जाकर सब इकट्ठे हो पंक्ति में बैठ भोजन करने लगे। मिस नीलिमा और बाकी कर्मचारी भी उनके साथ ही बैठ गई और भोजन करने लगी। उनके व्यवहार से मैं भी सहज होने लगी थी। भूख लगी थी सो झिझकते हुए भोजन करने लगी। मिस नीलिमा मुझसे बातें भी करती जा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, मेघा, अतीत सबका होता है। हमें उस अतीत को पकड़कर वर्तमान के खुशियों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत को अतीत में छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। मेघा नाम सुन मैं बोली, मेरा नाम मेघा नहीं श्यामली है। तो मिस नीलिमा कहने लगी, श्यामली अब नहीं रही, आप मेघा है। मेघ से श्यामल वर्ण वाली मिस नीलिमा की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। मिस नीलिमा मेरे साथ बातें करती, खेल खेलती, अच्छे बुरे इरादों में पहचान कराना सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ आया वास्तव में माँ कैसी होती है। मैं मिस नीलिमा को माँ कह संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था सो पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की महत्ता समझ आने लगी। समय गुजरने के साथ मिस नीलिमा मुझे अपने साथ अपने घर ले आई, जहां मुझे पता चला मैं जिसकी गाड़ी में छुपकर वहां आई थी वो व्यक्ति उनका भाई था जो उधर से गुजर रहा था। मैं मिस नीलिमा और उनके भाई के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं पढ़ना लिखना सीख गई। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पर जो मेरे जैसे लड़कियों के साथ होता था वो गलत था। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। मैंने मिस नीलिमा से इस बारे में बात की और हमने साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध उचित कदम उठाने का निर्णय लिया। जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाट को रोकने के लिए कोशिश शुरू कर दी, साथ ही अपनी वास्तविक पहचान बताए बिन मिस नीलिमा की मदद से उन सब को शिक्षा के महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगी, जिस बारे में प्रयास अब तक जारी है। इसी उम्मीद में एक दिन हम इसमें अवश्य सफल होंगे। मेघा बेटा, चले अब हमारी शिक्षा की जागरूकता के लिए निकलने वाली रैली का समय हो रहा है। आपने सारे बैनर और बच्चों को तैयार कर लिया है ना? इसके लिए मिस नीलिमा ने डायरी बंद करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रही मेघा से पूछा। नीलिमा को सुन मेघा बोली, हाँ माँ, सब हो गया है। मुझे यकीन है हम मिलकर जल्दी ही शिक्षा के जरिए इस प्रथा को समाप्त करने में कामयाब होंगे। नीलिमा बोली, सिर्फ प्रथा को ही खत्म नहीं करना है मेघा हमें, बल्कि लोगों में जागरूकता भी भरनी है, जिससे भविष्य में कभी कोई श्यामली इस प्रथा का शिकार न बने।